चलिए विस्तार से खबरें आपको बताते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब पुलिस संघर्ष में बदल गया है। बुधवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक कर दी। हमले चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास किए गए, जहां 3 अफगान तालिबान चौकियां निशाना बनी। लगातार ऊपर से बम गिराए गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लोगों ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बम गिरते हुए देखा। अफगान सीमा पुलिस ने बताया कि विस्फोटकों के बाद इलाके में काला धुआं छा गया था और कई घरों की खिड़कियां भी टूट गई थी। स्पिन बोल्डक में हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें इलाके से उठता धुआं दिखाई दे रहा है। देखिए, इससे दोनों देशों के बॉर्डर पर संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है। दोनों पक्षों के कुल हताहतों की संख्या 21 पहुंच गई है। राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 पाकिस्तानी पैरामिलिट्री सैनिक मारे गए हैं। वहीं AFP की न्यूज के मुताबिक 15 अफगान सिविलियन भी मारे गए हैं और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। पिछले 12 घंटे में बहुत कुछ दिखाई दिया। इस लड़ाई में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में स्पिन बोल्डक चमन सीमा क्रॉसिंग पर गोलियों की आवाज, तड़तड़ाहट, ये सब दिखाई और सुनाई दी। आपको बता दें, स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर आता है। यह उत्तर में अफगानिस्तान के कंधार शहर और अगर साउथ में जाएंगे, दक्षिण में पाकिस्तान के चमन और क्वेटा से जो वहां के राजमार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो है वो पश्चिमी चमन सीमा क्रॉसिंग शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि लड़ाई की शुरुआत के केवल 15 मिनट में उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। हालांकि इस दावे की पुष्टि किसी स्वतंत्र स्रोत से नहीं हो पाई है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सेना की तोपों की गोलीबारी के कारण कई रिहायशी घर तबाह हो गए। इसके चलते बड़ी संख्या में जो स्थानीय निवासी सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते भी देखे गए। 15 सिविलियंस की मौत भी हुई है। खैर, अभी तक हताहतों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि तो नहीं हो पाई है। ये ताज़ा संघर्ष जो हुआ वो 11-12 अक्टूबर की रात का भी बताया जाता है। उस रात अफगान तालिबान ने पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में जो पाकिस्तान की सैन्य चौकियां हैं उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। तालिबान ने इसके बाद दावा किया, जवाब देने के बाद दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वही पाकिस्तान का कहना है कि उसके केवल 23 सैनिक मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे गए। ये दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लेकिन ये सब कुछ जो दावे हैं वो जो पिछले 12 घंटे में हुआ उससे पहले की कहानी है। ये संघर्ष दरअसल डूरन रेखा के आसपास की है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद सीमा रेखा है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जिसे पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। डूरन लाइन को लेकर लंबे समय से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है और यह क्षेत्र सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए। इसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। संघर्ष के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। इससे व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। हजारों ट्रक और वाहन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। सीमा पार होने वाले सामान और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। स्पिन बोल्डक में बढ़ते संघर्ष से न केवल स्थानीय नागरिक प्रभावित हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी ये सब कुछ चिंता का विषय है। व्यापारिक मार्ग बंद हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ना तय है और पड़ भी रहा है। स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों की सीमा पर सैन्य संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, हथियार जब्त किए। इसके अलावा उन्होंने रणनीतिक रूप से पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर नियंत्रण करने की कोशिश भी की। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए दावा किया था कि उनके सैनिकों ने कई तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। स्थिति को नियंत्रित किया गया है। दोनों पक्षों के दावे और वास्तविक स्थिति में अंतर के कारण सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। स्पिन बोल्डक में यह संघर्ष पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पुराने और जटिल विवाद का हिस्सा है।
डोरन लाइन और टीटीपी के मुद्दे सीमा पर तनाव बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार होने वाले संघर्ष ने स्थानीय नागरिकों को पलायन के लिए मजबूर किया है। क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति न केवल दोनों देशों की सुरक्षा को चुनौती देती है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देश की नीतियों पर भी असर डाल सकती हैं। पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान के बीच जो जंग है, यानी पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जो जंग चल रही है, वो नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। देखिए 2025 से अब तक 600 से ज़्यादा हमलों में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे जा चुके हैं। मतलब इस बार जो झड़प हुई उसकी बात कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब हो रहा है बिना नए हथियारों और बड़ी संख्या के। सिर्फ रणनीति और गुरिल्ला युद्ध के दम पर ही टीटीपी के लड़ाके पुराने हथियारों और सीमित संसाधनों से पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। भारी पड़ रहे कहना गलत नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों का फायदा, अफगान तालिबानों की मदद, लोकल समर्थन और हिट एंड रन रणनीति के कारण पाकिस्तान की आधुनिक सेना बार बार मात खा जाती है और मात खा रही है। गुरिल्ला युद्ध यानी छोटे छोटे अप्रत्याशित हमलों की रणनीति। इसमें बड़ी सेना के खिलाफ कम संख्या में लड़ाके लड़ते हैं। वे सीधी भिड़ंत से बचते हैं, बल्कि छिपकर हमला करते हैं और तुरंत इलाके से गायब हो जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध में इलाके को फ़ायदा मिलता है। इलाके का फ़ायदा दरअसल जो टीटीपी के लोग उठाते हैं, जैसे पहाड़ हो, जंगल हो या सीमाई गांव। हथियार पुराने होते हैं। राइफल जो आईईडी यानी सड़क पर बम, स्नाइपर राइफल्स रणनीति नई और चौंकाने वाले जो हित हैं वो दिखाई देती है। वियतनाम युद्ध से लेकर अफगानिस्तान में सोवियत और अमेरिकी सेनाओं तक हर बड़ी सेना इस रणनीति के सामने मुश्किल में पड़ी है और ये ताकत रही हमेशा से लड़ाकों की। अब वही फॉर्मूला पाकिस्तान के खिलाफ भी टीटीपी आजमा रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पास करीब 8000 लड़ाके हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना लाखों में है। इसके बावजूद टीटीपी हर महीने नए हमले कर रहा है। टीटीपी की खास रणनीति अचानक हमला करना। 8 अक्टूबर 2025 को दक्षिण वजीरिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। 11 सैनिक इसमें मारे गए। इसमें 2 अफसर शामिल थे। हमले के बाद लड़ाके अफगान सीमा पार कर जाते हैं, जहां अफगान तालिबान को पनाह मिल जाती है। खैबर पख्तूनवा, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जैसे इलाके, तो पहाड़ी इलाके दरअसल वो टीटीपी के गढ़ हैं। यहाँ टैंक और हेलीकॉप्टर काम नहीं आते हैं। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्बकाफ के दौरान जुलाई 2025 में बाजौर जिले में भारी बमबारी की गई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में टीटीपी फिर लौट आया। वे आईईडी लगाते हैं, स्नाइपर से निशाना साधते हैं, कहीं दूर बैठकर गोली मार दी जाती है। रात में अचानक हमला भी लड़ाके कर देते हैं। पता आपको यह भी दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार खुलकर नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से टीटीपी का साथ दे रही है। अमेरिका के हटने के बाद अफगानिस्तान में बचे आधुनिक हथियार जैसे नाइट विजन गॉगल्स, स्नाइपर राइफल्स, कम्युनिकेशन सेट्स अब टीटीपी के पास हैं। सितंबर 2025 की अगर हम बात करें तो सीमा पार छापेमारी के दौरान 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि हमला अफगान सीमा के अंदर से हुआ था। टीटीपी पश्तून इलाकों में स्थानीय नाराजगी का फायदा उठा रही है। वहीं फाटा इलाका जब पाकिस्तान में मिलाया गया तो स्थानीय लोगों को स्वायत्तता खोनी पड़ी। सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगने लगे, जिसे टीटीपी प्रोपेगेंडा में बदल दिया। वे खुद को पश्तूनों का रक्षक बताते हैं, जबकि पोलियो वैक्सीनेटर और मजदूरों को निशाना बनाकर डर फैलाते हैं। इससे जनता खुलकर साथ नहीं देती है, लेकिन छिपे तौर पर मदद ज़रूर करती है। पाकिस्तान सेना आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन यह कन्वेंशनल वॉर सीधी जंग के लिए बनी है। गुरिल्ला रणनीति में उसे बार बार असफलता मिल रही है, क्योंकि इलाकों पर कब्जा लंबे समय तक नहीं रख पाती है। देखिए, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बड़े ऑपरेशन नहीं चल पाते हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा सेना पर नहीं रहा। 2025 में टीटीपी के 600 से अधिक हमले दर्ज हुए थे, जो 2024 के मुकाबले लगभग दोगुने हैं।
हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और सीमाई इलाकों में सेना का नियंत्रण कमजोर हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अफगान तालिबान का समर्थन जारी रहा तो यह जंग और लंबी चलेगी। टीटीपी अब सिर्फ सीमाई इलाकों में नहीं बल्कि बलूचिस्तान और पंजाब के हिस्सों तक पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समाधान तलाशने की जरूरत है, क्योंकि जंग अब सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जा सकती। भारत के लिए भी स्थिति चिंता का विषय है। दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता आतंकवाद के पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर सकती है। गाजा युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पर तैयार गाजा पीस प्लान पर इजरायल और हमास के बीच जो शुरुआती सहमति बनी है उसमें एक बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है और अब उसी विवाद की हम बात करेंगे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास ने इजरायल को जिन 4 मृत बंधकों के शव लौटाए हैं उनमें से एक शव किसी इजरायली बंधक का नहीं है बल्कि गाजा पट्टी के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति का बताया जा रहा है। यह खुलासा इजराइल के चैनल 12 और चैनल 11 दोनों ने अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हमास ने ट्रंप की पहल पर बने शांति समझौते के तहत 4 मृत बंधकों के शव लौटाए थे, लेकिन डीएनए जांच में पाया गया कि उनमें से एक शव किसी इजरायली नागरिक का नहीं है। अब इजरायली सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहनता से गहराई से जांच कर रही हैं। इजरायल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हमास ने जिस शव को इजरायली बंधक बताकर लौटाया वह वास्तव में गाजा का एक स्थानीय व्यक्ति था। वही चैनल 11 की रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली अधिकारी पहले से ही एक शव को लेकर संदेह में थे। उसे जांच के लिए विशेष लैब में भेजा गया था। अधिकारियों के मुताबिक लौटाए गए 4 डेड बॉडीज यानी 4 शवों में से 3 की पहचान तामिर निमरोडी, इतान लेवी और उरियल बारूख के रूप में हो चुकी है, लेकिन चौथी डेड बॉडी यानी चौथा शव किसी इजराइल का नहीं है। ये धोखा ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता से युद्ध विराम की प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी थी। हमास ने मृत बंधकों के शव लौटाने के समझौते का उल्लंघन किया, उसे तुरंत असली शव लौटाने के लिए कह दिया गया है। यह मानवीय समझौते के साथ धोखेबाजी बताई गई। इजरायली अधिकारियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर हमास ने अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई इसमें, इजरायल संवेदनशील लेकिन कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब हमास ने बंधकों के शवों की अदला बदली में धोखेबाजी की हो। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में मतलब 2025 की शुरुआत में भी हमास ने इजरायल को एक शव सौंपा था। दावा किया था कि वो मारी गई बंधक शीरी बीबस का है। बाद में जांच में पता चलता है कि वो शव गाजा के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति का था। अब बाद में बीबस के वास्तविक अवशेष इजरायल को सौंपे गए दबाव बनाने के बाद। अब इजरायल का कहना यह है कि ये घटनाएं साबित करती हैं कि हमास न केवल युद्ध विराम शर्तों का उल्लंघन करता है बल्कि मानवीय आधार पर किए गए हर समझौते को राजनीतिक हथियार बना रहा है। ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत हमास ने अपनी हिरासत में मौजूद सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को सोमवार को इजरायल को लौटा दिया था। अब इजरायली सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सभी 20 बंधक सुरक्षित हैं और मेडिकल जांच के बाद उन्हीं परिवारों के सुपुर्द किया गया है। इस समझौते के तहत मृत बंधकों के शव भी लौटाए जाने थे ताकि मानवीय आधार पर तनाव कम हो सके, लेकिन अब जो शव है उसमें गड़बड़ी की बात आई और इस गड़बड़ी ने पूरे समझौते को संदेह के घेरे में डाल दिया है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के एक म्यूजिक फेस्टिवल में एकाएक हमला कर दिया था। इस हमले में 1200 से अधिक लोग मारे गए थे, करीब 250 लोग बंधक बनाए गए थे। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग 1 साल तक चले इस युद्ध में गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार गाजा शहर की लगभग 10% आबादी मारी जा चुकी है, जबकि लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। हाल ही में युद्ध विराम के लागू होने के बाद भी गाजा में हालात सामान्य नहीं हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि शहर में पीने का पानी, बिजली और दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। इजरायल का दावा है कि यह हमास के खिलाफ सीमित अभियान चल रहा है। यहां पर
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।